हेलो एवरीवन, फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, क्लास 11 के लिए हम चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चन नंबर 14 से बाद में रह गए थे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में, आज उनको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है मैंने, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि देखिए आइंस्टीन की एक महान थ्योरी थी अपेक्षता का सिद्धांत। वहां से ये एक इक्वेशन आती है, जो इक्वेशन बाद में कंप्लीट होगी, तो उसमें ये कह रहा है कि एक कोई भी कण है, गति है, और उसकी गति मतलब चाल कितनी है v, और उसका स्थिर द्रव्यमान कितना है m0। स्थिर द्रव्यमान का मतलब क्या है कि जब वो रुका हुआ है उस स्थिति में उसका द्रव्यमान m0 है ना। और उसका जब वो चलने लगता है तो उसको चल द्रव्यमान बोला जाता है, तो उसका वो चल द्रव्यमान है m, और ये इस समीकरण से दिया जाता है। और ये इसमें कह रहा है कि v उसकी चाल है। तो अब ये इसमें c क्या है, प्रकाश की चाल। अब ये कह रहा है कि c लगाना इसमें भूल गए हैं, तो ये बताइए कि c इस समीकरण में कहां लगेगी डायमेंशनली विमीय रूप से सही करने के लिए, यानी ताकि दोनों तरफ की विमाएं समान हो जाएं। तो देखिए विमा का मतलब क्या है, यहां सिंपली ये द्रव्यमान है तो इस साइड में भी द्रव्यमान है, तो दोनों तरफ की विमाएं समान होनी चाहिए। तो भैया दोनों तरफ की विमा तो समान नहीं बैठ रही है इस स्थिति में, क्योंकि इधर m है तो m भी आ जाए, इधर भी m आनी चाहिए, और m इधर जब भी ये आएगी खाली इसकी विमा हो और इसकी विमा नहीं हो, इसकी विमा कोई बचे नहीं। तो अब आपको c लगाना है कि c लगेगा कहाँ, इसको विमीय विधि से सरल करना है। मतलब विमीय विधि से c को कहाँ जोड़ोगे आप, किसके बट्टे में करोगे, कैसे करोगे, वो देखना है। तो देखिए अभी तो विमा इसकी दोनों तरफ की नहीं हो रही, इधर m और नीचे ये 1 आएगा, इसकी विमा कितनी होगी, इसको 1 को तो विमाहीन मान लेंगे, और ये हो जाएगी l² t की घात -2, उसका अंडर रूट है 1/2 है, तो ये l1 t - 1 हो जाएगा। तो फिर वो नीचे आएगा, तो m नहीं बच रही इधर कुल मिला करके। c प्रकाश की चाल है और v कण की चाल है। चाल है तो चाल के लिए तो विमीय आपको पता है विमा बराबर होनी चाहिए। तो इसमें c की विमा अगर हम लगाना चाहते हैं, यहाँ इसका विमाहीन लाना चाहते हैं पूरे नीचे को, तो इसी के नीचे c² जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाली लाइन में m = m0 बटे अंडर रूट, यानी कि 1/2 को मैंने चलो 1/2 लिख लेता हूँ, 1 - v² c², ये समीकरण बनती है, और की पावर 1/2। अब ये विमीय विधि से बिल्कुल सही है, चेक कर लीजिए कैसे। m द्रव्यमान की विमा m हो गई, m0 ये भी द्रव्यमान है, चाहे भले स्थिर द्रव्यमान है तो इसकी विमा भी m हो गई। नीचे इस साइड में 1 की कोई विमा होगी नहीं, माइनस को एक बार छोड़ दीजिए, विमा के लिए देखेंगे नहीं। v² यानी कि चाल की विमा होगी, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो अंडर रूट से बाहर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा l1 t - 1। इसके लिए भी c भी प्रकाश की चाल है, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसके लिए भी l1 t - 1, तो ये कैंसिल हो गए। तो फिर क्या बचा आपका m बराबर m, यानी कि लेफ्ट साइड की विमा राइट साइड की विमा के बराबर। तो एक बहुत ये सीधा सीधा का एक फॉर्मूला है जो ड्राइव किया जाता है अपेक्षता के सिद्धांत में चल द्रव्यमान के लिए। m बराबर m0 बटे अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट, यानी कि 1/2 घात के लिए बोल दिया मैंने, 1 - v² c²। ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 को तो सिंपली हो गया, आपको विमीय विधि से देखना था। विमा मतलब इसमें ये पूछा था कि c को कहां लगाओगे आप, ताकि ये दोनों तरफ की विमा बराबर हो जाए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मैं पढ़ रहा हूं। देखिए इन क्वेश्चनों को ज्यादा, इनमें जो मोस्टली बेसिक जो पार्ट दे रखा है ना, बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो केमिस्ट्री में आता है। हालांकि मैं कुछ चीजें इसमें बताता हूं कि परमाणविक पैमाने पर, परमाणविक पैमाने का मतलब मैंने आपको भी बताया केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है ये, कि परमाणु का आकार जो होता है ना मोस्टली कैसा माना जाता है। परमाणु मॉडल के बारे में भी तो पढ़ चुके होते हैं। परमाणु मॉडल क्या होता है कि बहुत सारे परमाणु मॉडल है 10th में भी पढ़ते हैं, और 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, आप 12th में भी पढ़ोगे। क्या होते हैं परमाणु मॉडल, सबसे पहला मॉडल कौन सा किसका था, है ना, जे थॉमसन था, रदरफोर्ड का था, नील्स बोर का था। लेकिन मोस्टली हम अभी जो ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं इस लेवल तक, वो नील्स बोर के परमाणु मॉडल को देते हैं। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, केंद्र प्रोटॉन वो नाभिक में होते हैं, बीच में वो केंद्र होता है, और उसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सराउंडिंग में राउंड यानी कि सर्कुलर कक्षाओं में, वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। लेकिन ये मॉडल भी फेल हो चुका है नील्स बोर का, और वो आधुनिक जो मॉडल है वो बहुत अलग अलग मॉडल है, वेक्टर मॉडल है, लेकिन यहाँ पर अभी उनकी स्टडी नहीं करेंगे।
जब हम मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे, आधुनिक भौतिकी में जाएंगे, बाहर क्लासेस में जैसे बीटेक वगैरह करेंगे या कोई रिसर्च वगैरह करेंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं। या हम अलग तरीका से अपेक्षिता का सिद्धांत या मॉडर्न फिजिक्स पूरी पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी इस स्तर पर बोर के परमाणु मॉडल को प्रीफरेंस ज़्यादा देते हैं, है ना। तो परमाणु में क्या होता है मोस्टली, वो एक्चुअली में तो शेप जो होती है हम गोलाकार मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअली में गोलाकार क्या है, वो ऑक्यूपाइड स्फेरिकल होती है। कैसे कि मतलब ये जैसे ऑक्यूपाइड का मतलब स्थान जो घेरता है, परमाणु लगभग गोलाकार घेरता है। कैसे कि ये जो नाभिक हो गया बहुत छोटा सा, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इस वृत्ताकार कक्षा में, दूसरा इधर वृत्ताकार कक्षा में, तीसरा इधर वृत्ताकार कक्षा में, चौथा इधर वृत्ताकार कक्षा में, तो ये लगभग इतना स्थान घेर के चलता है। तो ये कैसा बन जाता है, गोलीय आकार का। तो ये परमाणु का जो आकार मानते हैं, इस आधार पर हम गोलाकार मानते हैं। दूसरी चीज, परमाणु का जो आकार होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम तो हम बोल देते हैं, अब इनको बुक को टाइप करने वाला कोई साइंटिस्ट या कोई टीचर तो होता नहीं है, टाइपिस्ट होते हैं, वो सीधा सीधा नॉर्मली लिख देते हैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए। एंगस्ट्रॉम साइंटिस्ट का नाम है भैया, ये एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर ये पॉइंट लगा रहता है एंगस्ट्रॉम, आर के ऊपर तो पॉइंट भी लगे रहते हैं, कुछ ऐसे ही है। मुझे कंप्लीट नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है साइंटिस्ट एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन वो एंगस्ट्रॉम चला देते हैं और मैंने भी बोला इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज देखिए, परमाणु का जो आकार माना जाता है वो माना जाता है एक एंगस्ट्रॉम की कोटि का, और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। ये मैं बता चुका हूँ आपको इसी चैप्टर में। तो क्वेश्चन क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं कि परमाणविक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्रॉम लिया जाता है, जो एक्चुअली में एंगस्ट्रॉम होता है ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब ये कह रहा है कि हाइड्रोजन के परमाणु का, एक परमाणु का माप यानी कि त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो हाइड्रोजन परमाणु के एक मोल अणु जितने भी परमाणु होंगे उसमें उसका आयतन जो निकाला है वो मीटर की क्यूब में निकालना है मुझे। तो वो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो केमिस्ट्री से आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको समझाया जा रहा है। देखो आपको पता है, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, जो आपको दिया है वो देखिए। एक परमाणु के हाइड्रोजन के एक परमाणु की त्रिज्या, एक परमाणु की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर से शो करेंगे क्योंकि गोलाकार मान के चले हैं पर। तो आर बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम भैया। अब एंगस्ट्रॉम को आपको ऐसे मात्रक में बदलना है, यानी कि मीटर में बदलना है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर का मतलब क्या है कि आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे, 10⁻⁻10 मीटर से गुणा कीजिए, तो इनटू 10⁻⁻10। आगे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, यहाँ पर अंदर ये हट जाएगा, 0.5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर रेडियस बदल। चूंकि हम परमाणु की जो शेप है ना, कैसे मान के चलते हैं, गोलाकार मानते हैं, गोलाकार मानते हैं। इसलिए हाइड्रोजन परमाणु के एक परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के एक परमाणु का आयतन मतलब गोले का आयतन, ये तो आप समझ गए होंगे। और गोले का आयतन 10th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब 4/3 पाई का मान अपन 3.14 मान के चलते हैं लगभग, यानी कि 22/7। और आर कितना है भाई, आर का मान है 0.5, ये रहा 0.5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, और उसका होने वाला है क्यूब, तो मीटर की क्यूब में आने वाला है आंसर। तो अब बात आती है कि भाई इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करते हैं तो मोस्टली जो आता है ये 5 दशमलव सॉल्व कर लेना आप इसको, मतलब मैं एक लाइन में बढ़ा देता हूँ। तो 4/3 गुणा 3.14 भैया इसका क्यूब है, तो 0.5 का भी क्यूब होना है। क्यूब का मतलब 3 बार गुणा आपस में, 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। अब 10 की घात यहाँ से कितनी आएंगी, -10 तो अंदर है, उसके ऊपर 3 है, तो इसकी गुणा होगी तो 10⁻³ और मीटर की क्यूब बदल जाएगा। तो जब हम इसको ऑलमोस्टली सॉल्व करते हैं एक अणु का आयतन, तो ये आता है 5.234 समथिंग गुणा 10⁻31 मीटर की क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप कैलकुलेशन आप कर लेना, लगभग इसी के बराबर आएगा। ओके, सॉल्व जरूर करना है आपको कैलकुलेशन। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये
कि भैया ये तो एक परमाणु का हमने आयतन निकालना है, पर हमें हाइड्रोजन परमाणु के कितने, 1 मोल। अब 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, आवागद्रो की संख्या, ये भी केमिस्ट्री में बताया जाता है ढंग से। तो आवागद्रो ने ये बताया था कि 1 मोल में पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका जो मात्रक लिया जाता है, जो स्टैंडर्ड यूनिट ली गई है, मैंने 7 मूल राशियों में बताया था, उसमें 7 मूल राशियों में पदार्थ की मात्रा भी आई थी, और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक था, एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड मात्रक, वो मोल था। तो आवागद्रो के अनुसार 1 मोल में पूछा है तो मैं क्वेश्चन मिटा सकता हूं। 1 मोल में तो देखिए 1 मोल में हाइड्रोजन के परमाणु बराबर Na, मतलब आवागद्रो की संख्या के अकॉर्डिंग। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और आवागद्रो की संख्या का मान कितना होता है, 6.023 गुणा 10⁻23। इतने परमाणु हो जाएंगे इसमें। अणु होते तो अणु हो जाते, कण होते तो कण हो जाते। तो एक अणु का आयतन तो अपने को इतना दे रखा है, तो 1 मोल में अणु कितनी की संख्या हो गई, इतनी। तो 1 मोल अणु का आयतन कितना हो जाएगा, इतने से गुणा हो जाएगी भाई। 1 का इतना, 2 का, सभी का आकार समान माना जाएगा, क्योंकि परमाणु किसका, हाइड्रोजन का, तो सभी परमाणु किसके होंगे, हाइड्रोजन के। तो 1 का इतना, 2 का इसका 2 गुना, 3 का 3 गुना, और इतने का इतना ही गुना, यानी कि इतने की मल्टीपल हो जाएगी इसमें। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, अतः हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणुओं का आयतन बराबर, इतने की मल्टीपल कर दीजिए इसमें, तो 6.023 इंटू 10⁻23 गुणा 5, एक अणु का आयतन 5.234 गुणा 10⁻−31 मीटर की क्यूब। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं ना, तो लगभग 3.124 गुणा 10⁻−, सॉल्व करते थे। देखिए इसमें से ये -31 है, तो ये कितना बचेगा, लगभग -3 मीटर की क्यूब आता है। तो आप इसको नोट करोगे। देखिए देख लेते हैं एक बार, 10⁻4 जब इसको सॉल्व करेंगे और 10 मिनट, लगभग 7 आएगा, 10⁻7 मीटर की क्यूब। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यही आपका आंसर मिलेगा लास्ट में। तो 1 मोल हाइड्रोजन के परमाणुओं का कुल जो आयतन निकला वो कितना हुआ, ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 17 क्या है, वो भी इससे मिलता जुलता है। मैं उसको लिखता हूं पहले, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 16 से मिलता जुलता है। ये नीचे वाली जो वैल्यू है ना, मैंने क्यों नहीं मिटाई, अभी बताऊंगा मैं क्या है, क्यों नहीं मिटाई। ये आपको पता तो है कि हाइड्रोजन के 1 मोल में जितने भी परमाणु निकले थे, ये उनका कुल आयतन है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि किसी आदर्श गैस का 1 मोल मानक ताप व दाब। अब भैया मानक ताप व दाब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड मींस मानक, टेम्परेचर मींस ताप, और प्रेशर मींस दाब। ये मानक ताप दाब की वैल्यू क्या होती है कि नॉर्मली मैं बात बता रहा हूँ, तो हमारा मानक जो ताप होता है, टेम्परेचर, वो लिया जाता है 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये वैल्यू ली जाती है। अब मैं सेंटीग्रेड को केल्विन में और ये सब में कैसे बदलता हूँ, ये मैं आपको जब बताऊंगा, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, है ना। ये केमिस्ट्री में आ चुका होता है, वैसे आपके जल्दी आ जाएगा, लेकिन मैं फिजिक्स में जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझाऊंगा कि स्केल अपना काम भी कैसे करता है, स्केलिंग चलती कैसे, ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है, क्या मीनिंग है, सारा सब कुछ। ओके, तो देखिए किसी आदर्श गैस का 1 मोल मानक ताप दाब पर 22.4 लीटर आयतन गिरता, क्या मीनिंग है। आदर्श गैस कैसी गैस होती है भैया, मैं बताऊं आपको। आदर्श किसको कहा माना जाता है, आदर्श विद्यार्थी किसको माना जाता है, ये तो जानते हैं हम। आदर्श शब्द का मीनिंग तो मतलब अच्छा, कि आदर्श गैस उसी को माना जाता है जिनके गैस के अणुओं के आसपास का जो दाब है लगभग बहुत कम हो जाए, और वो इसको बोलते हैं मानक दाब, है ना।
अब उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगभग शून्य हो जाए, तो वो जितना आकर्षण बल लगभग शून्य मान के चलेंगे तो वो बहुत सारा आयतन घेरेंगे। दूर दूर जाएंगे जब आकर्षण बल शून्य होंगे, तो ये कहा जाता है कि एसटीपी पर मानक ताप दाब पर कोई भी जो गैस होती है अगर वो आदर्श गैस में बदलती है तो उसका एक मोल जो अणु होते हैं वो एक मोल आपका कितना आयतन घेरेंगे, 22.4 लीटर। ये फिक्स निकाला हुआ है। आदर्श गैस कैसी गैस होती है, जिन गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगभग शून्य हो जाता है, यानी कि चारों तरफ का दाब लगभग शून्य हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो उस स्थिति दाब चारों तरफ को घेराव है ना वो कम हो जाएगा, तो अणु और आकर्षण भी एक दूसरे का कम हो जाएगा, शून्य के लगभग हो जाएगा, तो सारे अणु एक दूसरे से कहाँ जाएंगे, दूर, और दूर जाएंगे तो वो क्या घेरेंगे, ज्यादा से ज्यादा आयतन घेरेंगे। तो उस कंडीशन में कहा गया है कि उस स्थिति में किसी भी आदर्श गैस के एक मोल अणुओं के द्वारा जो घेरा गया आयतन है वो 22.4 लीटर होता है। आयतन लीटर में भी नापते हैं और इसको मीटर के क्यूब में भी कन्वर्ट करना जानते हैं, आपको मैंने बता रखा है, और केमिस्ट्री में भी बताया होगा कि 1 लीटर में कितने मीटर के क्यूब होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, यहाँ भी थोड़ा सा समझाऊंगा। तो ये 22.4 लीटर घेरता है। अब क्या करा है कि हाइड्रोजन के एसटीपी पर एक मोल का आयतन जो 22.4 लीटर है ये, और अभी हमने जो निकाला है पीछे हाइड्रोजन के एक मोल परमाणुओं के आयतन का अनुपात क्या होगा, दोनों का रेशियो निकालना है, यानी कि मुझे इसका और इसका रेशियो निकालना है। और लास्ट में ये पूछा है कि ये जो इन दोनों का अनुपात आएगा ना वो अधिक क्यों आता है, और अधिक का मीनिंग मैं अभी समझाऊंगा। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, सॉल्यूशन करते हैं। दिया है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब प्रेशर वो कितना होता है मैं बताऊंगा, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर 1 atm माना जाता है। अब वायुमंडलीय दाब कितना होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको जब हम चैप्टर नंबर यानी कि तरल यांत्रिकी पढ़ाएंगे। लेकिन दाब आपको पता है कि दाब क्या होता है, चारों तरफ से घिराव, जैसे ज्यादा फोर्स लगाते हैं दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बस आप इतना समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा और आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि हमारे शरीर में अंदर जो रक्त है उसको बाहर कौन नहीं निकलने दे रहा है, स्किन क्यों नहीं फट जाती है, केवल बाहर से वायु टकराएगी, और टकराएगी तो भैया सीधी सी बात है वो दाब लगाती है, तो वो दाब होता है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना। दिया है एसटीपी पर आदर्श गैस के एक मोल का आयतन कितना है भैया, 22.4 लीटर। और मैंने आपको लीटर को मीटर के क्यूब में बदलने को आपको बताया है कि 22.4 गुना 10 की घात -3 मीटर के क्यूब आ जाएगा। कैसे आएगा मैंने आपको बताया था, अगर कोई पात्र 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा है तो उसका आयतन हो गया 1 मीटर के क्यूब, तो उसमें 1000 लीटर पानी या लिक्विड आएगा। तो 1000 लीटर के लिए 1 मीटर के क्यूब चाहिए, तो 1 लीटर के लिए कितना चाहिए, 1/1000 मीटर के क्यूब, यानी कि 10 की घात -3 मीटर के क्यूब ऊपर ले जाएंगे तो आप लीटर को मीटर के क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10 की घात -3 से मल्टीपल करोगे, ये आपको बताया। तथा इसको आप V1 मान सकते हो। तथा हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु का आयतन कितना होता है, ये अभी आपने पीछे निकाल चुके हो, कितना 3.124 गुना 10 की घात -7 मीटर की क्यूब था। कितना था, -7 मीटर की क्यूब। तो देखिए आप इसको किसके बराबर मान लोगे, V2 के। अब मुझे रेशियो अनुपात पूछा है, यानी कि V1/V2 पूछा है। क्या पूछा है, अब मुझे रेशियो पूछा है कि V1/V2 ज्ञात कीजिए। तो ये कितना आएगा, 22.4 गुना 10 की घात -3, ठीक है ना, बटे 3.124 गुना 10 की घात -7। ये भी मीटर की क्यूब है और ये भी मीटर की क्यूब है, तो ये मीटर की क्यूब से मीटर की क्यूब कैंसिल होगा। और भैया इसको जब सॉल्व करेंगे ना लगभग ये लगभग देखिए ये 3.12 ये 22.4 है, तो लगभग 7 पॉइंट कुछ भाग बाहर जाएगा, क्योंकि 7 या 21 होता है तो 7.1, और ये 10 की घात कितनी बचती है, प्लस की 4 बच जाएंगी, क्योंकि नीचे माइनस की 7 ऊपर जाएंगे प्लस की, और प्लस की 7 -3 में से लेस करेंगे तो इतना अनुपात में। अब ये इतना ज्यादा क्यों है, देखिए बेटा क्या है, यहां भी 1 मोल का आयतन है और यहां भी 1 मोल का आयतन है,
तो ये तो आयतन बड़ा कम है। हमने क्या माना था कि हमने ये मान के चले थे कि एक अणु के द्वारा घेरा आयतन है तो वो सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं, तब ये इतना ऑक्यूपाई करेंगे, इतना स्थान घेरेंगे, इतना वॉल्यूम घेरेंगे। लेकिन आदर्श गैस क्या होती है आप जानते हो, ठोस द्रव गैस में अंतर क्या होता है, अणु का तो आकार समान माना जाता है, लेकिन गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो मान के चले कि हम इस कमरे के बराबर में भी इस गैस को फैलाएं तो ये अणु की दूरी होती है वो दूर दूर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनुपात कितना अधिक है, क्योंकि इसका अनुपात का मतलब अधिक है। जब आदर्श गैस में कंडीशन हो जाती है, आदर्श गैस में होती है, तो अणु एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं आकर्षण शून्य होने के कारण, और ये बहुत सारा आयतन घेर लेते हैं। और आयतन घेरने का मतलब है इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये जो कंसिडर किया है ना हमने, यहाँ पर अणुओं के बीच की दूरी लगभग नगण्य मान के सॉल्व किया है कि लगभग एक जगह इकट्ठे। क्यों? क्योंकि एक के द्वारा इतना, दूसरे के द्वारा इतना, तीसरे के द्वारा जो बीच का स्थान है भी तो हमने यहाँ कंसीडर नहीं किया। बट यहाँ पर जब भैया पूरे पात्र में भरेंगे तो पूरे पात्र को सभी जगह अणु है ना, बीच में स्थान है, वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जो भैया कंसीडर करना पड़ेगा तो ये आयतन तो ज्यादा होगा इसकी तुलना में। हमने यहाँ पर जो निकाला है बस ये यहाँ ये इनको जोड़ा है, बाकी बीच वाले को नहीं जोड़ा गया था, लेकिन इसमें सारे को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये अनुपात इसलिए अधिक हो गया ताकि गैस के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है वो मुझे याद है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, और उसके लिए कुछ लिखना तो है नहीं, थ्योरेटिकल समझाना है, आपके दिमाग में सेट करना है। कभी ट्रेन में बैठे हो बिल्कुल बैठे, गाड़ी में बैठे हैं बिल्कुल बैठे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे बस के नजदीक में जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जैसे गाड़ी तेज चल रही होती है आगे की ओर, तो वो बहुत जल्दी जल्दी पीछे को जाते हैं। लेकिन आप उस सूर्य को देखिए, उसी समय जैसे सुबह का समय हो और ट्रेन 100 की स्पीड पर चली जा रही है और सूर्य निकल रहा है, तो 1 घंटे बाद भी आपको लगभग वहीं दिखेगा कि वहीं है, जबकि वो आपको पता है चलता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन है कि पास की जो वस्तु होती है, गतिमान वस्तु के पास की, वो जल्दी पीछे को चली जाती है, जल्दी चेंज हो जाती है उनकी स्थिति, लेकिन जो दूर की स्थिति वस्तु होती है वो हमें वहीं की वहीं लगभग स्थिर दिखाई देती है। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? या बहुत दूर होती है तब भी वो बहुत देर में जाती है जो दूर वाली होती है। तो देखिए मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। ये होता है LOS के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है। LOS लाइन ऑफ साइट, इसको हिंदी में वैसे देखा जाता है तो दृष्टि रेखे दूरी बोलते हैं, दृष्टि रेखे दूरी। अब भैया रेखे दूरी क्यों बोल रहे हैं? हमारी जो आंख होती है किसी वस्तु को जाती है, जैसे मेरी ये आई है, तो दूर की वस्तु को जब मैं देख रहा हूं तो ये सीधी तो देखेगी इसको, तो इस यहां से आंख और इस वस्तु के बीच की जो सीधी लगभग जो काल्पनिक सरल रेखित स्ट्रेट लाइन मानते हैं, तो इसको मैं पूरी दूरी को क्या बोलता हूं? दृष्टि रेखीय दूरी। तो अब देखिए जो पास में वस्तु होती है उसके लिए मान के चले यहां पर है, फटाफट फिर यहां से, फिर यहां से, तो ये यहां पर जो लाइन ऑफ साइट एंगल है, ये यहां पर दृष्टि रेखे जो कोण होता है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है सारा सब कुछ। ये बहुत तेजी से परिवर्तित होता है, ये ज्यादा होता है ना। यहां से देखिए, यहां से धीरे से तेजी से परिवर्तित होगा, ये वस्तु यहां पर है, फिर जल्दी से यहां पर आएगी और यहां से आएगी। लेकिन जब दूर की होगी वस्तु, देखिए बहुत दूर की वस्तु, यहां से सारी चीजें ये यहां से आएगी, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये जो एंगल है ना वो बहुत धीमे से परिवर्तित होता है ना। मिलाते जाइए ऐसे चलता है, कितना बढ़ता चला जाता है ये। या ऐसे भी बोल सकते हैं दृष्टि रेखिक, ये दृष्टि का जो क्षेत्रफल होता है इसके लिए बहुत कम होता है पास वाली वस्तु के लिए। भाई आज तो हमारी यही होती है, इससे समझ में नहीं आए तो इससे समझ में आ जाएगा कि देखिए यहाँ पर जो नजदीक वस्तु है हमारी आंख के, तो इसके लिए तो बहुत कम दूरी है यहाँ से यहाँ तक तय करने के लिए, तो ये फटाफट से जल्दी से कवर कर लेगा। और लेकिन बहुत जो दूर वस्तु है, अनंत पर है, तो इसके लिए हमारी रेंज कितनी है, परिसर क्षेत्र कितना है, इसके लिए बहुत ज्यादा है। और जब बहुत ज्यादा है तो ये हमें यहाँ तक दिखाई देता रहेगा आराम से, यहाँ तक हम देख सकते हैं इतना। और जब देख सकते हैं, आपको पता है 2 आंखों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी आ जाएगा तब भी दिखाई देगा, यहाँ भी आ जाएगा तब भी दिखाई देगा, और यहाँ भी आ जाएगा तब भी दिखाई देगा। तो इसके लिए क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो ये मुझे ऐसे लगेगा कि अभी मेरे को दिखाई दे रहा है तो यही है, अभी आंख से मेरे ओझल नहीं हुआ, दिखाई बराबर दे रहा है।
तो ये दूर की वस्तु के लिए यही चीज काम करती है। या तो ऐसे बोल दिए क्षेत्रीय परिसर ज्यादा होता है और इसके नजदीक वाले के लिए कम होता है, तो ये जल्दी से फटाफट पीछे चली जाती है, इतना ही देख पाऊंगा मैं, इसके पीछे आएगी तो वो नहीं देख पाऊंगा मैं, ये मीनिंग मान लीजिए। या दृष्टि रेखा कोण मान लीजिए, नजदीक वाले के लिए अलग होता है, ज्यादा जल्दी से परिवर्तित होता है, और दूर वाले के लिए देरी से परिवर्तित होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है भैया कि एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये मैंने आपको डेरिवेशन कराया है कि एक पारसेक किसे कहा जाता है। पारसेक वाले डेरिवेशन को देखना चैप्टर नंबर 2 में, पारसेक में कितने मीटर होते हैं, ये मैंने वहां आसानी से आपको समझा रखा है। वहां वो उसमें लंबन विधि का प्रयोग किया जाता है और लंबन विधि से इसका मान निकाला जाता है। और कौन सा सूत्र मैंने अपनाया है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और ये आपको और थोड़ा सा मैं समझा दूं कि ये आपका चाप होता था, ये त्रिज्या दूरी r होती थी, और ये जो कोण बनता था वो 1 सेकंड होता था। तो ये जो चाप की जो दूरी थी वो ये कितनी होती थी, एक AU के बराबर होती थी। एक खगोलीय मात्रक में कितने मीटर होते हैं वहीं पे देख लेंगे आप अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो ये मुझे r का मान निकालना होता है सूत्र के हिसाब से, तो वहां डेरिवेशन देखेंगे आप, और वीडियो भी मैंने आपको उसको बना रखी है। तो आपके 19 क्वेश्चन हो गए, 2 3 4 क्वेश्चन जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे।